सिकंदर गुर्जर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस इंटरव्यू सीरीज का पहला वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे साथ हैं केसी सर। सबसे पहले केसी सर का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर सर, आपका भी। सबसे पहले अब हम इस इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे केसी सर से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो किस तरीके से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। तो इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले किसी भी विद्यार्थी को किन किन चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम जैसे कि आपने पूछा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी करते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, कि बहुत से विद्यार्थी जो है सोचते हैं कि भाई हम कंपटीशन को इतना अच्छे से करें, क्रैक करें, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एकाग्र होकर के स्टडी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, अनुशासन किस अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हम उसको हथियार कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अनुशासित नहीं है खुद से, तब तक हम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे तैयारी में हैं तो उसके साथ साथ में कंसंट्रेशन होकर के पूरी एकाग्रता के साथ में तैयारी करते रहे, अनुशासित होकर के। बेहतर लर्निंग्स के लिए पढ़ाई के वक्त किसी भी सब्जेक्ट में रुचि को डेवलप करने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए आप विद्यार्थियों को क्या टिप्स देना चाहेंगे। देखो, सब्जेक्ट मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है, रुचिकर उसको बनाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट में, अब जैसे सपोज करो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स बहुत से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को वो परेशान इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो लेकिन उस दौरान हम ये कहते हैं कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट के साथ में, मजे के साथ में और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें, ठीक है। सब्जेक्ट अपने आप में कोई टफ नहीं होता, बल्कि टफ हम उसको बनाते हैं। अगर हम रेगुलर बेस पर उस पर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली उसको सीख जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को अपना बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो क्लियर होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ या आसान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चीज टफ है एक्चुअल में वो टफ होती नहीं है, हमें आती नहीं है इसलिए वो टफ लग रही होती है। जो चीज हमें आती है वो हमें आसान लग रही होती है। लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर हम देखें उस चीज को सैद्धांतिक तरीके से, तो कोई भी चीज अपने आप में ना टफ होती है ना आसान होती है। तो इसलिए जो चीज टफ आपको लग रही है उसे आप सीखेंगे और जो आसान है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है केसी सर कि एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर अगर हम गौर करें उनके परिणाम पर, तो भिन्नता पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस परिणाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसा कह रहे हैं कि भिन्नता पाई जाती है विद्यार्थियों के मध्य, और एक ही टीचर उनको पढ़ा, क्योंकि टीचर की नज़र में, टीचर के लिए सभी विद्यार्थी समान होते हैं और सबको एक समान तरीके से पढ़ाया जाता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी उस चीज को किस प्रकार से ले रहे हैं, किस प्रकार से उसको पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से टीचर को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, किस प्रकार से उनका कंसंट्रेशन है पढ़ते वक्त। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ में। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कि पूरी तरह कंसंट्रेशन बनाते हैं, डेफिनेटली उनको चीज़ें समझ में आती हैं और वो समझते भी हैं। बिल्कुल, कंसंट्रेशन या ये कहें कि फोकस्ड होकर स्टडी करना अपने आप में एक बेहतर चीज रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते समय जितने फोकस्ड रहेंगे उतना वो चीजों को आसानी से और सहजता के साथ ग्रैब कर पाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सिकंदर सर, जैसे कि ये डिपेंड करता है फैकल्टी जो होते हैं उन पर, क्योंकि उनका बड़ा रोल होता है विद्यार्थी को अपनी ओर खींचने का या फिर बच्चों को बांधने का क्लास में। आपका जो तरीका है, आपका संप्रेषित करने का जो तरीका है, बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे की समझ में वो बात आ जाए। सपोज जैसे कि मान लो मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, जनरल स्टडी के टॉपिक में आप हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर हमें तो हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें तो नींद आने लगती है, बोरियत होने लगते हैं। हाँ, कई बार उसके लिए अलग अलग तरह की चीजें कही जाती हैं कि हिस्ट्री बेवफा, शाम को याद की सुबह सफा। हाँ बिल्कुल, ये बात है, परंतु मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके
टीचर पे। टीचर अगर मान लीजिए उसी चीज को उस ले में पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा रहे हैं, एज ए स्टोरी पढ़ा रहे हैं चीजों को, तो बच्चों को डेफिनेटली वो समझ में आएगा। देखो किसी भी चीज को हम फैक्ट के तौर पे अगर देखेंगे तो हम उसको याद करने में तकलीफ महसूस करेंगे, उसको हम याद नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर है तो फैक्ट ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग वर्तमान युवा पीढ़ी की जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। इसका दुरुपयोग रोकने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो यूटिलाइजेशन पावर है उसका उपयोग करके हम शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया ने अपना बहुत बड़ा अपने पैर पसार दिए पूरी दुनिया में, और जैसा कि हम वर्तमान में देख भी रहे हैं कि कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा जो कार्य हुए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए। ठीक है, आपने देखा हो घर से बैठ करके ही लोगों ने काम किया, पढ़ाई भी बच्चों ने घर से बैठ करके की। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि इसके दुरुपयोग, आपकी बात बिल्कुल ये मानने योग्य है कि हर चीज का अपना एक क्या होता है, लाभ होता है और उसकी हानि होती है। प्लस माइनस परंतु हमको ये देखना है कि हम इसमें सबसे ज्यादा लाभ किस चीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखिए कुछ हमें अपना खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। विद्यार्थी को अपने जीवन का खुद की एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी, उस पर उसको चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगातार प्रयासों के बाद भी विद्यार्थी जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस संदर्भ में आप विद्यार्थियों को किस तरीके से सुझाव देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ अगर कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो ये कहता है कि मैं असफल हूँ, सही मायने में देखा जाए तो असफल कोई नहीं होता, असफल कोई नहीं होता, हर एक व्यक्ति सफल होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने उस लक्ष्य को नहीं भेदा तो वो असफल है जीवन में। ठीक है, जीवन में बहुत सारे कार्य ही करने के लिए, ठीक है, उसने उतना चीज़ों को सीख लिया होता है कि वो चाहे तो कुछ भी उसके अंदर की जो एबिलिटी है, योग्यताएं हैं, उसको कर सकता है। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले किसी भी विद्यार्थी को स्टार्टिंग से किस तरह की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जब भी कोई भी विद्यार्थी तैयारी करना सोचता है या प्रारंभ करता है, सबसे पहले एक कहावत है, आपने सुना होगा कि किसी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले युद्ध मन में ही जीत लिया जाता है, हमारे मस्तिष्क में ही जीत लिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर विद्यार्थी खुद से ये देख ले, सोच ले कि हाँ आज मेरा सपना ये है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, या मुझे आईएएस बनना है, या मुझे पीसीएस बनना है, तो वो जो युद्ध क्षेत्र में जो मैंने जो बोला अभी, ठीक है, जिसको जीतने वाली जो बात है, पहले आपको अपने मन में उसको करना होगा, मन में धारण करना होगा कि नहीं, आई हैव टू डू, मुझे ये करना। बिल्कुल, वैसे भी मैं इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस संसार में जो चीजें हैं उनका निर्माण दो बार होता है, एक बार हमारे मस्तिष्क में और दूसरी बार धरातल पर। यानी ये कह सकते हैं कि पहली बार चीजों का निर्माण हमारे माइंड में होता है और दूसरी बार उन्हीं चीजों को भौतिक रूप से साकार किया जाता है ग्राउंड पर। जैसा कि आपने कहा कि आधा युद्ध तो मन में ही जीत लिया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, लगातार कम होती वैकेंसियां और जो एस्पिरेंट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं एग्जामों में लेकर, उसको लेकर कई बार विद्यार्थियों के मन में भाग्यवादी नजरिए देखने को मिलते हैं। उस संदर्भ में आप भाग्य को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपका सबसे बड़ा कार्य तो यही है कि आप अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करते रहें, आप रिजल्ट की, परिणाम की चिंता ना करें। और कहते हैं कि कुछ चीजें भाग्य भरोसे होती हैं, भाग्य पर ही हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो समझ लीजिए हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नियतिवादी नहीं हो सकते। विद्यार्थी जीवन ये सोचे कि नहीं सब कुछ भाग्य भरोसे है, तो ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ाई के दौरान किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आमतौर पर एक विद्यार्थी को परेशान करते हैं, और कैसे विद्यार्थी उन डिस्ट्रैक्शनों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई को एक निश्चित डायरेक्शन में कर सकता है? जब विद्यार्थी जीवन होता है तो उस समय पे सर बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं लाइफ में। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स के सामने आता है इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत से विद्यार्थियों के पास में पैसे की प्रॉब्लम होती है। बट आज के टाइम पे पैसा उतने मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, जोश है और आप करना चाहते हैं,
तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ी हुई हैं, एक से एक अच्छे अच्छे टीचर्स उस पर पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आर्थिक को तो हम हटा दें एक तरफ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए ये जो उम्र है सर, जहाँ पे अब टीनेजर में विद्यार्थी अपनी तैयारी करता है पूरी तरह से, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी के इस तरह के क्रिएट होते हैं कि जिससे विद्यार्थी अपना जो मार्ग जिसने चुना है उसे विचलन होने की अवस्था में, मतलब उसे भटकाव की अवस्था में चला जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप डेफिनेटली सुबह सुबह में अगर आप योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इन चीज़ों पे काउंटर किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने दो चीजों को रखा, एक तो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो, और दूसरी हार्मोनल चेंजेस वाली। एक्चुअल में इससे रिलेटेड मेरा एक आगे क्वेश्चन था, उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा लेकर आऊंगा। रही बात इकोनॉमिक कंडीशन की, तो उसके लिए जो हमने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये मुहिम शुरू की है, अगर किसी विद्यार्थी के सामने इकोनॉमिक ऐसी स्थिति है तो उनके लिए आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 35 से ज्यादा कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। वो विद्यार्थी उनसे जुड़कर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन सर स्टूडेंट और अभिभावकों को लेकर है। एक स्टूडेंट की रुचि के विरुद्ध अभिभावकों द्वारा थोपा गया दृष्टिकोण कैरियर के लिए कितना अनुचित या उचित है? देखिए, अभिभावकों से मेरी ये आपने जो प्रश्न है जो किया है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने किया है कि क्या वास्तव में अभिभावकों को अपने मतलब सपनों को थोपना चाहिए या फिर बच्चों पे बोलना चाहिए कि आपको ये करो ये करो। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो अभिभावक हैं उनको ये पहचानना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं तो उनके अंदर की जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमताएं वो क्या है। किसी बच्चे को डांस में शौकीन है, डांस करने का शौकीन बिल्कुल, है, इसी के कोई लिए मैंने व्यक्ति जो क्वेश्चन है गायक बनना चाहता है, कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसकी एबिलिटी को अभिभावक पहचाने और उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन के रास्ते पे ले जाए। सरकारी नौकरियों की रिक्तियां और उनकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें होने वाली देरी और धांधली को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आज ही वहां पर कुछ विद्यार्थी और शिक्षकों के समूह द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है एग्जाम की जो नियमितताएं हैं उनको लेकर। तो इस संदर्भ में आप जो रिक्तियां हैं सरकारी, उनको लेकर, उनकी चयन प्रक्रिया में होने वाली देरी और धांधली को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये बात बिल्कुल सर दिल को झकझोर देने वाली है कि एक विद्यार्थी सालों से तैयारी करता है और बाद में पता चलता है कि धांधली जैसी चीज़ें, करप्शन जैसी चीज़ें होती हैं, जिसको वास्तव में वो सीट मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाती, वो जगह जो मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो परीक्षा आयोजित करवाने वाली जो एजेंसियां हैं वो इतनी सशक्त नहीं है, या फिर हमारे कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में बहुत ही गहनता से क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं देश में तो ऑलरेडी पहले वैकेंसी कम है और वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की ओर, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निजीकरण बुरी बात है, परंतु उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जैसी स्थितियां हैं वो देश के लिए एक गहन चिंता का विषय है। तो सृजनशीलता होना देश में अति आवश्यक है, लेकिन सोशल कंडीशनिंग को जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है भारत में रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। क्या ये नजरिया अपने आप में सही है? रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी से नहीं लगाया जा सकता। रोजगार देखिए, अब आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रोजगार में व्यक्ति देखिए अभी बहुत सारा, या फिर खुद के स्वनिर्भर या फिर स्वरोजगार में भी व्यक्ति काम करता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आजकल का जो जमाना है ना सर, वो इनोवेशन का जमाना, नवाचार का जमाना। तो इस दौरान हमें सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सब खाली हो गए। उसके लिए हमें और नए तरीके से सोचना चाहिए, नए इनोवेटिव तरीके से सोचना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के इस मिशन पर काम कर रहा था तो रिसर्च के दौरान मुझे कुछ चीजों के बारे में पता लगा। चाइना हमसे 2 वर्ष बाद आजाद हुआ है, लेकिन वहां अगर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की अगर हम बात करें, हालांकि ऐसा नहीं है, इंडिया में भी जैसा कि सर ने अभी बताया नवाचार बढ़ रहा है लगातार और सृजनशीलता जन्म ले रही है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना से अपनी तुलना करें तो हमसे 2 वर्ष बाद आजाद होने वाले देश में
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 करोड़ के लगभग हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर केवल 35 लाख हैं। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो चाइना में 5 लाख हैं और इंडिया में केवल 17,000 हैं। इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? यानी हमारा ध्यान भारतीय लोगों का खासकर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों के पीछे रहा है, तभी क्या पिछड़ने का ये कारण हो सकता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको औपनिवेशिक काल में ले जाऊं जी, ठीक है, 1947 में इंडिया हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और उस समय पे भारत ने हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और इसके साथ साथ में भारत जो है प्राथमिक क्षेत्र से सीधे जंप कर गया सर्विस सेक्टर की ओर। सामान्यतः इकोनॉमी का रूल ये कहता है कि कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर गमन करती है, जो कि इंडिया में नहीं था। ये 90 जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1990 के बाद में हमने जब एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए 1991 में एलपीजी मॉडल, बिल्कुल, उसके बाद में ये सारी चीजें हुई है, तब जाके इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्किल से संबंधित प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं, भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें से एक प्रोग्राम यूपीएसडीएम, डीडीयू, बहुत सारी स्कीम्स जो है उसके लिए चल रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है शिक्षा को लेकर भी। किसी प्रणाली में अगर कोई कमी है तो उसके सुधार की नैतिक और प्राथमिक जिम्मेदारी उस प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों की होती है। अब शिक्षक चूंकि शिक्षा से जुड़े हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि शिक्षा ही हमें प्रकाश देती है और पूरे लोगों के लिए, सभी के लिए। और एक शिक्षक होने के नाते जिस तरह से हमारी सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, कभी बच्चों को निराश ना होने दें, उनका मनोबल लगातार बढ़ाते रहें और उन्हें नैतिकता के बारे में, एथिक्स के बारे में, उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को रूबरू कराते रहें, जिससे कि उनको ये पता रहे कि विद्यार्थियों की कि हाँ, वास्तव में हमारे लिए चीज़ें सही है। भारतीय समाज शिक्षित बेरोजगारों की नित्य नई फौज खड़ी करता जा रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो 2% से भी कम नौकरियों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारतीय लोगों में सरकारी नौकरी की चाहत एक बड़े स्तर पर देखी जाती है। तो इस तरह की चाहत क्या बेरोजगारी दर को और बढ़ाएगी या घटाएगी? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? अभी सर, मेरा इसमें एक अलग मत है। जब भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, वैकेंसी आती है, तो उसमें ये बेरोजगारी बढ़ने की बजाय बढ़ेगी, रोजगार में आएंगे बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स को रोजगार मिलेगा। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी निकालती है उस अनुपात से, जिस तरह का इंडिया का जनसंख्या है, ठीक है, उस प्रकार से हमारा अनुपात तो कम है। गवर्नमेंट जॉब उतनी नहीं होती सब लोगों के लिए। उसके लिए देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में जो व्यक्ति इतना अच्छा करेगा वही गवर्नमेंट जॉब पाएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं अन्य ट्राई नहीं कर सकते, अन्य जगहों पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास में उतनी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जैसे कि अभी कुछ देर पहले कहा कि इनोवेशन का ज़माना, नवाचार का ज़माना है, तो आपके लिए बहुत सारे मौके हैं, दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है। आप कभी निराश ना हो, हताश ना हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं तो ज़िंदगी ही चली गई, ऐसा कुछ नहीं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन जिन संसाधनों का उपयोग हम करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति शिक्षित होने के बाद या रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद किस तरीके से समाज और राष्ट्र के संसाधनों से कर्ज मुक्त हो सकता है? देखिए सर, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि राष्ट्र के, जैसे कि आपने बोला कि किस प्रकार से मुक्त हो सकता है, राष्ट्र का जो ऋण है वो एक प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको चुका सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें पूरी तरह से, और जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं, ऐसे कर्म हैं, उनको आप लगातार करते रहें। सरकार का सहयोग करें, नैतिक जिम्मेदारी को आप समझें, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में, उनका आप फॉलो करें। तो डेफिनेटली आप एक प्रकार से कहेंगे कि आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। हर एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र में योगदान कर रहा है। हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, जैसे कि एक किसान भी राष्ट्रवादी है, एक मजदूर वर्ग भी राष्ट्रवादी है, एक सफाई कर्मचारी भी राष्ट्रवादी है। कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए है। बिल्कुल बिल्कुल।
अपने कीमती समय में से इस इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए केसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूवर्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस पूरी वीडियो में से जो भी चीज़ें आपको अपने फ़ायदे की या समझ में जो भी आई हैं उनको आप कमेंट में जाकर बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, और कमेंट के माध्यम से हम तक उस चीज़ को पहुंचाएंगे। और अगर आने वाली वीडियोस के लिए अगर किसी मेरे शिक्षक साथी से आप कोई एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस सवाल को भी लिखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में वो सवाल मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ उनके जवाब लाने की कोशिश करूँगा। और अंत में आपसे एक विनम्र अपील है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मैं सिकंदर गुर्जर अब आपसे लेता हूं विदा। मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे नमस्कार।